हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुंडा एजुकेशन पॉइंट में। मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा कि चार्टर एक्ट 1833 में क्या क्या प्रावधान किए गए थे। ठीक, उसमें 2 पॉइंट छूट गए थे, थोड़ा उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। कल हम लोगों ने देखा चार्टर एक्ट 1833। ये आया हुआ सवाल है, इसीलिए थोड़ा इस पर डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, बस 2 पॉइंट छूट गया, वही देखेंगे बस। ठीक है। चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से ही दास प्रथा समाप्त कर दिया गया था। दास प्रथा समाप्त कर दिया गया था। कहने का मतलब दोस्तों ये है, इसके पहले जो है बच्चों की खरीदारी की जाती थी या आदमियों की खरीदारी की जाती थी और एक जगह से दूसरी जगह पर बेचा जाता था। लेकिन चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से ये समाप्त कर दिया गया और ये कहा गया कि कोई भी व्यक्ति अगर दास प्रथा करेगा तो वह गैरकानूनी माना जाएगा। ठीक है। और इसी के माध्यम से एक प्रावधान और कर दिया गया था कि कंपनी में जिस भी व्यक्ति की भर्ती की जाएगी उसमें जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान कुछ भी नहीं देखा जाएगा। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि कंपनी में भर्ती जो है जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति, चाहे वह भारत का हो चाहे इंग्लैंड का हो, अगर वह ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने के योग्य है तब उसे ईस्ट इंडिया कंपनी में रखा जाएगा। ठीक है। हम लोगों ने देखा कि चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से ही दास प्रथा को भी समाप्त कर दिया गया था और कंपनी में जिस भी व्यक्ति को भर्ती की जाएगी उसमें जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, बल्कि सभी लोगों को अवसर दिया जाएगा कि जो भी व्यक्ति उस पद के योग्य है उसे वह पद दिया जाएगा। ठीक है। अब वर्तमान समय में देखा जाए तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 23 में दास प्रथा का उन्मूलन की बात की गई है। इसमें यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति से बलात्, श्रम, बंधुआ मजदूरी या दास प्रथा का कार्य नहीं कराया जा सकता। और साथ ही साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में देखा जाए तो ये कहा गया है कि राज्य जो है किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी कार्य से या किसी भी पद से बाहर नहीं करेगा। या ये कह सकते हो कि राज्य जो है किसी भी व्यक्ति से जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। और 16 में ये कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को अवसर की समानता रहेगी। अब देखते हैं कि सवाल आया क्या था। एसएससी सीजीएल में सवाल आया हुआ था कि वह कौन सा चार्टर एक्ट था, ध्यान से सुनिएगा, वह कौन सा चार्टर एक्ट था जिसके माध्यम से सबसे पहले मूल अधिकार की छवि दिखाई देती है। ठीक है। वह कौन सा चार्टर, बिल्कुल ऐसा नहीं था लेकिन सवाल यही था। ठीक है। वह कौन सा चार्टर एक्ट था जिसके माध्यम से सबसे पहले मूल अधिकार के लक्षण दिखाई दिए थे, मूल अधिकार के लक्षण दिखाई दिए थे, तो वह चार्टर एक्ट था 1833, क्योंकि इसी के माध्यम से दास प्रथा को समाप्त किया गया था जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 23 में है। ये भी कहा गया था कि राज्य जो है या कंपनी जो है जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार की भेदभाव नहीं करेगी, जो कि वर्तमान समय में हमारे अनुच्छेद 15 में है। साथ ही साथ राज्य जो है इस आधार पर भेदभाव न कर किसी भी व्यक्ति को अवसर के समानता के आधार पर उल्लंघन नहीं करेगी। मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी पद पर रहने के योग्य है तो वह चाहे भारत का हो, चाहे वह गोरे रंग का हो, चाहे काले रंग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। बाकी हम लोगों ने चार्टर एक्ट 1833 जो है पढ़ लिया है। ठीक है। हम लोग आगे देखेंगे।
दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने देखा कि चार्टर एक्ट 1793 के माध्यम से प्रावधान किया गया था कि अब भारत के लिए जो भी नियम और कानून बनाया जाएगा वह 20 वर्षों के अंतराल पर बनाया जाएगा। इसीलिए सबसे पहले जो लाया जाता है चार्टर एक्ट 1793 में लाया जाता है, उसके बाद जो लाया जाता है वह 20 वर्षों के अंतराल के बाद 1813 में लाया जाता है। उसके बाद जो लाया जाता है वह फिर 20 वर्षों के अंतराल के बाद 1853 में लाया जाता है। थोड़ा कहानी को समझिएगा। चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाता है। साथ ही साथ कंपनी के व्यापारिक अधिकार को भी समाप्त कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि या तो आप व्यापार कीजिए या तो प्रशासन कीजिए। तो ये लोग जो है प्रशासन चुनते हैं और व्यापार को नहीं चुनते हैं। तो परिणाम ये होता है कि इसके माध्यम से व्यापारिक अधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाता है और ये लोग जो है यहाँ से व्यापार ना करके सिर्फ और सिर्फ जो है शासन प्रशासन ही करते हैं। ठीक है, ये लोग जब शासन प्रशासन करते हैं, अब जो व्यापारी नए आए हुए होते हैं उद्योगपति ब्रिटेन से, वो ये चाहते हैं कि यहाँ पर शासन प्रशासन जो है वास्तव में ईस्ट इंडिया ना करे, बल्कि ब्रिटेन की संसद ही यहाँ पर शासन प्रशासन करे। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, पहले जो है ये लोग ये चाहते थे, उद्योगपति या ब्रिटेन की जनता ये चाहती थी कि हमें भी भारत में व्यापार करने का अधिकार दिया जाए। अधिकार मिल गया तो ये लोग ये चाहते थे कि शासन प्रशासन ही या तो करे या तो व्यापार ही करे। अब जब ये हो गया कि व्यापार ही करेंगे, प्रशासन ही करेंगे, तो इसके अब ये लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पर भी जो शासन प्रशासन करे, जैसे ब्रिटेन की सरकार जो है ब्रिटेन में करती है वैसे ही शासन प्रशासन यहाँ भी किया जाए। क्योंकि ब्रिटेन में जो लोग जाते हैं तो वहाँ पर शासन प्रशासन कुछ और पाया जाता है, लेकिन वही लोग भारत में आते हैं तो यहाँ पर शासन प्रशासन कुछ और पाया जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो शासन प्रशासन बनाया जाता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का शोषण किया जाता है। तो ये लोग ये चाहते हैं अब कि वास्तव में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से प्रशासनिक या राजनीतिक कार्यों को भी छीन लिया जाए। जब ये लोग ये चाहते हैं तो उसके बाद 1833 के बाद जो चार्टर आता है वह होता है चार्टर एक्ट 1853। कहानी को समझिएगा। अब देखेंगे चार्टर एक्ट 1853 में क्या प्रावधान किया जाता है। सबसे पहले प्रावधान की बात किया जाए तो ये कहा गया कि अभी तक जो नियम और कानून बनाए जाते थे वह 20 वर्षों के अंतराल पर बनाए जाते थे। 93 में बना तो ये कह दिया गया अब 1813 में फिर से नियम और कानून बनाया जाएगा। 13 में बना तो ये कह दिया गया फिर से 33 में बनेगा। 33 में बना तो ये कह दिया गया फिर से 53 में बनेगा। लेकिन जब चार्टर एक्ट 1853 आता है तो ये फिर नहीं कहा जाता है कि अगला चार्टर जो आएगा वह 1873 में आएगा कि कब आएगा। क्योंकि अब जब ब्रिटेन की संसद भी होती है वह ये चाहती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से प्रशासन को छीन लिया जाए, बल्कि हम ही लोग वहाँ पर शासन प्रशासन भी देखें। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अब ब्रिटेन की संसद भी ये सोचने लगती है कि हाँ वास्तव में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से प्रशासनिक या राजनीतिक कार्यों को छीनकर वहाँ पर ब्रिटेन की सरकार जो है शासन प्रशासन देखे। इसलिए पहला काम तो ये किया जाता है, अवधि नहीं बताया जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए नया शासन प्रशासन कब बनाया जाएगा। ठीक है, पहला बात तो ये हो गया। दूसरे नंबर पर देखा जाए तो हम लोगों ने पहले ही देखा था दोस्तों कि अगर सरकार की बात किया जाए तो सरकार के 3 अंग होते हैं। एक विधायिका होता है, कार्यपालिका होता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये हम लोगों ने देख लिया है। अब यहाँ पर थोड़ा समझिएगा आप लोग। सरकार का मतलब ही होता है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का सम्मिलित रूप, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि विधायिका का मुख्य काम होता है नियम और कानून बनाना। कार्यपालिका का काम होता है विधायिका द्वारा बनाए गए नियमों एवं कानूनों की समीक्षा करना।
कार्यपालिका का काम होता है विधायिका द्वारा बनाए गए नियमों एवं कानूनों को लागू करना। ठीक है, विधायिका का काम होता है नियम एवं कानून बनाना। कार्यपालिका का काम है विधायिका द्वारा बनाए गए नियम एवं कानून को लागू करना। और न्यायपालिका का काम ये है कि ये देखती है कि क्या विधायिका द्वारा बनाया गया कानून संविधान के दायरे में है कि नहीं है। साथ ही साथ यह भी देखती है कि क्या कार्यपालिका जो है उस कानून को सही रूप से लागू कर रही है कि नहीं कर रही। ये हम लोगों ने देखा था। अब यहाँ पर चलते हैं। चार्टर एक्ट 1853 के माध्यम से एक विधान पार्षद का गठन किया गया। विधान पार्षद का गठन किया गया जिसमें 6 सदस्य हुआ करते थे। ध्यान से समझिएगा थोड़ा दोस्तों। अभी तक इसके पहले हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो शासन प्रशासन किया जा रहा है, जो नियम और कानून बनाया जा रहा है, जो उसमें परिषद था, एक गवर्नर जनरल था, एक गवर्नर जनरल था और साथ ही साथ इसकी सहायता के लिए एक कार्यकारिणी परिषद थी। एक कार्यकारिणी परिषद थी। यही लोग जो है इन दोनों का सम्मिलित रूप, यही लोग जो है नियम और कानून भी बनाते हैं और यही लोग जो है उस कानून को लागू भी करते हैं। इसका मतलब ये है कि यही लोग जो है विधायिका का भी काम करते हैं और कार्यपालिका का भी काम करते हैं। ठीक है, गवर्नर जनरल और कार्यकारिणी के जितने भी सदस्य होते हैं, 4 सदस्य, यही दोनों लोग जो है मिलकर विधायिका का भी काम करते हैं, यानी कानून बनाते हैं। दूसरे नंबर पर देखा जाए तो कार्यपालिका का भी काम करते हैं, उसे लागू भी करते हैं। लेकिन चार्टर एक्ट 1853 के माध्यम से इसे विधायिका और कार्यपालिका को अलग कर दिया गया। ठीक है, थोड़ा समझिएगा। चार्टर एक्ट 1853 के माध्यम से एक विधान पार्षद का गठन किया गया। इसको थोड़ा समझिएगा, इसको थोड़ा मिटा दें तब। जो परिषद हुआ करती थी, अब इसे 2 परिषद बना दिया गया। एक तो विधान पार्षद दिया गया, विधान पार्षद बना दिया गया। और दूसरे नंबर पर बात किया जाए तो जो 4 सदस्यों की कार्यकारिणी परिषद थी उसे अलग बना रहने दिया गया। कार्यकारिणी परिषद, जो कार्यकारिणी परिषद थी उसे अलग बना रहने दिया गया। ठीक है, ये कार्यकारिणी परिषद जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से ही चली आ रही है। ये कार्यकारिणी परिषद जो है 1773 से ही चली आ रही है। 1786 में इसमें से एक सदस्य कम किया जाता है, बाद में इसमें एक सदस्य फिर से भी जोड़ दिया जाता है 1833 के माध्यम से। ठीक है, ये कार्यकारिणी परिषद होता है, ये विधान पार्षद होता है। चार्टर एक्ट 1853 के माध्यम से विधान पार्षद का गठन किया जाता है और इस विधान पार्षद को नियम और कानून बनाने का अधिकार दे दिया जाता है। नियम और कानून बनाने का अधिकार दे दिया जाता है कि अब यह विधान पार्षद जो है नियम और कानून बनाएगी और यह जो कार्यकारिणी परिषद है इन नियमों एवं कानूनों को लागू करेगी। ठीक है, इन नियमों एवं कानूनों को लागू करेगी। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि चार्टर एक्ट 1853 के माध्यम से ही यह है विधायिका, ये है कार्यपालिका, विधायिका और कार्यपालिका को अलग किया गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वर्तमान समय बात किया जाए तो वर्तमान समय में यही काम संसद करती है, उसमें भी विधायिका अलग होती है, कार्यपालिका अलग होती है। तो सवाल ये पूछा जाता है
कि किस चार्टर एक्ट के माध्यम से सबसे पहले संसद के लक्षण दिखाई देते हैं या संसद के दर्शन होते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, चार्टर एक्ट 1853 के माध्यम से ही सबसे पहले संसद के दर्शन होते हैं। ठीक है, सबसे पहले संसद के दर्शन होते हैं। ये तो हो गया दोस्तों। दूसरे नंबर पे बात किया जाए, तीसरे नंबर पे बात किया जाए, इसको थोड़ा मिटा दिया जाए, ये समझ गए होंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चार्टर एक्ट 1853 के माध्यम से ही सबसे पहले सिविल सेवाओं में खुली प्रतियोगिता का प्रावधान किया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो सिविल सेवा है यह वास्तव में भारतीय सिविल सेवा नहीं है। ये जो सिविल सेवा है यह वास्तव में भारतीय सिविल सेवा नहीं है, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी के उच्च पद पर जो व्यक्ति काम करते हैं उसी का आशय यहाँ पर सिविल सेवाओं से है। कहने का मतलब दोस्तों, ऐसे व्यक्ति जो ईस्ट इंडिया कंपनी के उच्च पद पर काम कर रहे हैं उसी को यहाँ पर सिविल सेवा के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सिविल सेवाओं में जो है खुली प्रतियोगिता का प्रावधान किया गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रावधान तो 1853 में कर दिया जाता है, लेकिन 1853 से यह लागू नहीं होता है। इसके लिए 1861 में भारतीय सिविल सेवा अधिनियम लाया जाता है, जिसके माध्यम से यह प्रावधान किया जाता है कि वास्तव में एक परीक्षा होगा, जिस परीक्षा में सभी व्यक्तियों को बैठने की अनुमति होगी, चाहे वह भारत का हो, चाहे वह ब्रिटेन का हो, चाहे जो हो। जो भी व्यक्ति इस परीक्षा को क्वालिफाई करेगा या पास करेगा उसे इस सिविल सेवा में सेवा करने का अवसर दिया जाएगा। लेकिन बात यह थी, यह जो परीक्षा होना था यह भारत में नहीं होना था, यह लंदन में होना था। ठीक है, यह जो परीक्षा होनी थी यह भारत में नहीं लंदन में होना था। फिर भी भारत के बहुत सारे लोग ऐसे थे जो लंदन में इस परीक्षा को देने के लिए तैयार थे, और कई लोगों ने परीक्षा में पास भी किया। और इसमें सबसे पहले 1863 में जिस व्यक्ति को सिविल सेवाओं में कार्य करने का मौका मिला वह थे रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चार्टर एक्ट 1853 जो है मुख्य रूप से दो तीन चीज़ों के लिए फेमस है। पहली बात तो यह नहीं बताया गया कि वास्तव में अगला अधिनियम कब लाया जाएगा, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है शासन प्रशासन कर रही है। ब्रिटेन की संसद चाहती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन प्रशासन को भी अब छीन लिया जाए और वहाँ पर जो शासन प्रशासन किया जाए वह ब्रिटेन के सम्राट द्वारा ही किया जाए, इसलिए ये अवधि नहीं बताया जाता है। दूसरे नंबर पर नियम और कानून बनाने के लिए एक अलग से पार्षद का गठन किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से 6 सदस्य होते हैं। ठीक है, और ये जो सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति जो किया जाता है वह कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा किया जाता है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। उसके बाद ये किया गया कि सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रावधान किया गया, जिसके लिए 1861 में भारतीय सिविल सेवा अधिनियम लाया गया। अब भारत के सत्येंद्रनाथ बोस जो है पहले व्यक्ति होते हैं जो
उस समय सिविल सेवा जो है करते हैं, सिविल सेवा पास करके उस कार्य को करते हैं, या कह सकते हो ईस्ट इंडिया कंपनी के उस पद पर कार्य करते हैं। ठीक है। इसके बाद जो है 1853 के बाद जो है 1857 में गदर हो जाता है, या कह सकते हो 1857 की क्रांति हो जाता है, जिसे लगभग इतिहास में सभी लोगों ने पढ़ा होगा। 1857 में जब 1857 की क्रांति हो जाती है, इसी के एक वर्ष बाद जो है 1858 में लाया जाता है भारत शासन अधिनियम 1858। इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि वास्तव में भारत शासन अधिनियम 1858 में क्या प्रावधान किया गया था। चलिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1858। ध्यान दीजिएगा, 1857 की जब क्रांति हो जाती है तो यहाँ के जो उद्योगपति हैं इन्हें भी कहने का यह मौका मिल जाता है कि देखिए, हम लोग पहले से ही कह रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से शासन प्रशासन ले लिया जाए, और यहाँ पर जो शासन प्रशासन किया जाए वह ब्रिटेन की सरकार द्वारा किया जाए। अब ब्रिटेन की सरकार भी पहले से ही यह चाहती थी कि हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से शासन प्रशासन ले लिया जाए और यह शासन प्रशासन जो है ब्रिटेन के सरकार को दे दिया जाए। ठीक है। और जब 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटेन के सम्राट या ब्रिटेन की सरकार को भी मौका मिल जाता है कहने का, और एक बार फिर से मौका मिल जाता है उद्योगपति को कहने का, तो इसी के माध्यम से जो है, इसी के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से शासन प्रशासन समाप्त कर दिया जाता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, अभी तक जो भारत में शासन प्रशासन किया जाता था वह ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया जाता था, लेकिन अब जो यहाँ पर शासन प्रशासन किया जाएगा वह ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा किया जाएगा। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन प्रशासन समाप्त करके यहाँ पर जो शासन प्रशासन लागू कर दिया जाता है वह बिल्कुल संसदीय परंपरा के अनुसार, संसदीय परंपरा के अनुसार ब्रिटेन के अनुसार शासन प्रशासन लागू कर दिया जाता है। ब्रिटेन के अनुसार शासन प्रशासन लागू कर दिया जाता है, और ये कहा जाता है कि भारत में जो अब शासन प्रशासन किया जाएगा वह बिल्कुल उसी तरह से किया जाएगा जिस प्रकार से ब्रिटेन में किया जाता है। जिस प्रकार से ब्रिटेन के नागरिकों को अधिकार दिया गया है उसी प्रकार से भारत के नागरिकों को भी अधिकार दिया जाएगा। ठीक है। लेकिन वैसा होता नहीं है, और ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो शासन प्रशासन देखा जाएगा वह ब्रिटेन के एक मंत्री के द्वारा किया जाएगा। ब्रिटेन के मंत्री के द्वारा शासन प्रशासन देखा जाएगा, और इस मंत्री के लिए आवश्यक है कि यह जो है ब्रिटेन के मंत्रिमंडल का एक सदस्य हो। इस मंत्री के लिए आवश्यक था कि यह ब्रिटेन के मंत्रिमंडल का एक सदस्य हो। इसी को यहाँ पर भारत सचिव कहा गया। इसी को यहाँ पर भारत सचिव कहा गया, और इस भारत सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। ठीक है। अब इस मंत्री की यह जिम्मेदारी थी कि वास्तव में भारत में क्या क्या हो रहा है, किस प्रकार से नियम और कानून बनाए जा रहे हैं, इसकी समस्त जानकारी जो है ब्रिटेन के संसद में रखे। ठीक है। ब्रिटेन के संसद में इसकी समस्त जानकारी जो है रखे। अब इसके बाद बात किया जाए, जो गवर्नर जनरल हुआ करता था उसका पद जो है बिल्कुल वैसे का वैसे रखा गया। बिल्कुल गवर्नर जनरल जैसे पहले हुआ करता था बिल्कुल वैसे का वैसे इसको अधिकार दिया गया।
बशर्ते कि इसकी नियुक्ति जो है पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किया जाता था, अब जो है सम्राट द्वारा किया जाने लगा। ठीक है, गवर्नर जनरल जैसे पहले था वैसे ही रहा अभी भी, इसकी नियुक्ति लेकिन अब सम्राट द्वारा किया जाने लगा। इसके नाम में थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया और इसका नाम रख दिया गया वायसराय। ठीक है, ये गवर्नर जनरल, इनके लिए तो गवर्नर जनरल ही थे, लेकिन ये गवर्नर जनरल जब ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा किसी रजवाड़ों के प्रमुख से मिलते थे तब उन्हें कहा जाता था वायसराय। थे गवर्नर जनरल ही, पूरा का पूरा अधिकार वही था, सिर्फ नाम बदल दिया जाता है जब ये रजवाड़ों के प्रमुख से मिलते हैं तब। और उस समय जो वायसराय पहले बनते हैं वह बनते हैं लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों अगर ये पूछा जाए भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था तो वह भी थे लॉर्ड कैनिंग, या ये पूछा जाए भारत का प्रथम वायसराय कौन था तो वह भी थे लॉर्ड कैनिंग। ये थे। ये जो गवर्नर जनरल काम करता था वह मंत्री के नीचे काम करता था। मतलब भारत में किस प्रकार से पूरा का पूरा शासन प्रशासन चल रहा है भारत में रहकर ये देखता था। ये तो ब्रिटेन के संसद में बैठते थे, यहाँ की पूरी गतिविधि जो है गवर्नर जनरल जो है ब्रिटेन के मंत्री, इस मंत्री को देता था या भारत सचिव को देता था, और ये भारत सचिव जो है भारत की सभी गतिविधियों को वहाँ के संसद में रखता था। ठीक है, ये था। अब देखिए दोस्तों, वास्तव में ये पूरा का पूरा एक अभिलेख के माध्यम से यहाँ पर घोषणा करने के लिए दिया गया था तत्कालीन महारानी विक्टोरिया के द्वारा। तत्कालीन महारानी विक्टोरिया के द्वारा। और यह जब घोषणा पत्र आता है, यह जो घोषणा पत्र आता है तो उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग द्वारा पढ़ा जाता है। और लॉर्ड कैनिंग द्वारा ये घोषणा पत्र जो पढ़ा जाता है वह इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा जाता है। इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा जाता है। ये सवाल पूछा गया दोस्तों कि भारत शासन अधिनियम 1858 जब लाया जाता है तो महारानी द्वारा जारी किए घोषणा पत्र को किसके द्वारा पढ़ा जाता है, तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग द्वारा पढ़ा जाता है। कहाँ पर पढ़ा जाता है, तो इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था भारत शासन अधिनियम 1858। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर कुछ सवाल के हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये पूछा जाए किस अधिनियम के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से शासन प्रशासन छीन लिया गया या शासन प्रशासन समाप्त कर दिया गया, तब होगा वह भारत शासन अधिनियम 1858। लेकिन अगर ये पूछा जाए किस अधिनियम के माध्यम से या किस एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया जाता है, तब हो जाएगा आपका 1833। क्योंकि 1833 के माध्यम से ये कहा जाता है या तो आप व्यापार ही कीजिए या तो शासन प्रशासन ही कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर ये कहा जाए किस अधिनियम के माध्यम से शासन प्रशासन समाप्त किया गया, तब 1858। अब व्यापारिक अधिकार समाप्त किया गया, तब हो जाएगा 1833। ये हो गया। ये तो पूरा का पूरा हो ही गया कि किस अधिनियम के माध्यम से भारत के शासन व्यवस्था को पूर्ण रूप से ब्रिटेन के संसद में निहित कर दिया जाता है, तो हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1858। ये भारत सचिव हो गया। भारत सचिव किसके प्रति जिम्मेदार था, ब्रिटेन के संसद के प्रति जिम्मेदार था। ये गवर्नर जनरल किसके प्रति जिम्मेदार था, तो याद रखिएगा गवर्नर जनरल जो था भारत सचिव के प्रति जिम्मेदार था, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर ये देखता था क्या हो रहा था। ये इस मंत्री को देता था या भारत सचिव को देता था, और भारत सचिव जो है ब्रिटेन के संसद में से रखते थे। यहाँ पर है एक 15 सदस्यीय परिषद। थोड़ा परिषद को समझिएगा। एक परिषद तो ये अलग था,
एक गवर्नर जनरल जो था, इसके साथ भी 4 सदस्यीय परिषद थी। थोड़ा समझिएगा, एक तो ये परिषद था और इस परिषद को कहा जाता था भारत परिषद। भारत परिषद, क्योंकि यह परिषद जो है भारत सचिव को सलाह देता था। यह सचिव जो है भारत सचिव को सलाह देता था, तो इसे कहा जाता है भारत परिषद। ये एक हो गया। दूसरे नंबर पे बात किया जाए तो एक गवर्नर जनरल की सहायता के लिए भी 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद था, तो इसे सिर्फ कहा गया कार्यकारिणी परिषद। कार्यकारिणी परिषद। तीसरे नंबर पे बात किया जाए तो अभी हम लोगों ने देखा कि 1853 में एक परिषद का गठन किया जाता है, उसे विधान पार्षद या केंद्रीय परिषद या विधायिका परिषद भी कहा जाता है। तीसरे नंबर पे विधान परिषद या एक पार्षद होता है, ठीक है, ये अलग है। इस पर तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया, तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।